देखिए, हम लोग पिछले क्लास में स्टडी किए थे सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर। उसके बाद पढ़ाया जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए पावर में जोड़, पावर में घटाओ, पावर में गुणा। समझ गए? मार के ये सब धोखा धोखी कैले है ना, एकदम कुचुमा निकाल दो ओकरा। हाँ, माने खटाक खटाक ले घरे से इन कि दशहरा के मेला में से एगो भाला ले लेती। समझ गया? जे बोलता ना ओकरा धर के ठूस देती। समझ गए? मैटर इज फिनिश ना। चलिए देखिए, यहाँ पर बताया जाता है कि सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आता है आपके पास कि मैथमेटिकल कुछ पोर्शन पढ़ने थे जो कि बताना हम सही नहीं समझे, बताना लेकिन चाहिए था। अगर देखेंगे कि बच्चा फंस रहा है तो बीच में कहीं टॉपिक बनवा करके बता देंगे। समझ गए? जैसे पावर का जोड़ना घटाना ये सब आना चाहिए। समझ गए? डिवाइड करेंगे तो पावर का क्या होता है, भागा गुना करते हैं तो पावर में क्या होते हैं। समझ गए? जुड़ता है घटता है, यही सब चीज़ होता है। आप लोग को शायद पता होगा, फिजिक्स में सर बताए होंगे, तो इसीलिए हम छोड़ दिए। देखिए, अब एक नया टॉपिक आया है उसी में फर्स्ट चैप्टर में सम बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, जिसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि रासायनिक संयोजन का नियम। ये रासायनिक संयोजन का नियम बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके बारे में जरा सा समझते हैं कुछ और बात। इससे रिलेटेड बात कहता है आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि आपको यहाँ पर जानना होगा कि ये पहले इस वर्ड को आप पकड़िए। वर्ड को अगर आप पकड़ना सीख गए, आप टॉपिक समझना सीख जाइएगा। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पर आपके पास होता है रासायनिक संयोजन। एक 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। बस वही चीज यहाँ पर है, लेकिन दूसरा भाषा में रिप्रेजेंट किया गया है। जो संयोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन आप जानते हैं, वही डिफिनेशन यहाँ पर चलेगा। 10th क्लास में बताया गया था कि जब दो या दो से अधिक भिन्न पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया का जो परिभाषा है ये रासायनिक अभिक्रिया से मिलता जुलता है। समझ गए? तो बस वही चीज़ यहाँ पे है आपका, देख लीजिए। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब वहाँ पर था संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर 11 क्लास में एक चीज़ बढ़ा दिया है, वो क्या चीज़ आपके पास है? केमिकल कॉम्बिनेशन यानी रासायनिक संयोजन। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हम केमिकल की बात करते हैं तो केमिकल में हमारे पास कुछ मैटर आते हैं, कुछ पदार्थ आता है। अब इस मैटर में हम लोग एटम से रिलेटेड बातचीत करते हैं, मॉलिक्यूल से रिलेटेड बातचीत करते हैं, आयन से रिलेटेड बातचीत करते हैं। फिर कहा जाता है आपके पास कि ये कंपाउंड भी होता है, यानी कि इस मैटर को आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज़ और मिलेगा जिसको हम लोग स्पीसीज के नाम से जानते हैं। ये होता है आपके पास स्पीसीज। तो स्पीसीज जहाँ पर ये शब्द दिखाई दे दे स्पीसीज, शायद हम उस समय आप लोग को बताए भी होंगे 10th क्लास में कि आगे 11 क्लास में जहाँ पर परमाणु, अणु, आयन, कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? स्पीसीज। अब ये स्पीसीज एक प्रकार का मैटर होता है, चाहे वो परमाणु के रूप में हो, चाहे तो वो मॉलिक्यूल के रूप में हो, या तो आयन के रूप में हो, या तो कंपाउंड के रूप में हो। अब कहता है कि ये केमिकल होते हैं, यानी कि एक प्रकार का रसायन पदार्थ होता है, एक प्रकार का रसायन पदार्थ होता है। अब इस रसायन पदार्थ का संयोजन कर रहा है, यानी कॉम्बिनेशन कर रहा है। तो कॉम्बिनेशन मतलब आप लोग जानते ही हैं कि मिलना होता है, या तो फिर रिएक्ट विथ। कॉम्बिनेशन कहने का मतलब यहाँ पे अगर आप समझना चाहें कि ये कॉम्बिनेशन शब्द क्या है, तो कॉम्बिनेशन कहने का मतलब रिएक्ट है। समझ गए? यानी कि जो अभिक्रिया कर रहा है। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए कि एक पदार्थ हमारे पास, यहाँ पर एक सोडियम कोई पदार्थ है सपोज डेट, और यहाँ पर एक पदार्थ हमारे पास क्लोरीन है। अब बताइए कि एक पदार्थ हमारा सोडियम है जो एक प्रकार का परमाणु होता है, और यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है यानी कि Cl, ये भी एक प्रकार के क्या चीज़ है? एटम है। लेकिन अब कहा जाता है कि एटम, ये जो दोनों प्रेजेंट है, ये अनस्टेबल एटम होता है। तो अनस्टेबल एटम हम अकेले नहीं रखते हैं, जब भी रखते हैं तो साथ में रखते हैं।
यानी कि यहाँ पर आपके पास Cl2 लगा देंगे और यहाँ पर सोडियम की संख्या 2 कर देंगे, यानी कि अनस्टेबल नहीं है, स्टेबल है। क्लोरीन जो है एक स्टेबल फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है। सोडियम भी आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन रखता है, 1 सोडियम, तो ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। लेकिन जैसे ही 2 सोडियम यहाँ पे रखेंगे तो ये बना देगा आपके पास क्या चीज़, एक प्रकार का स्टेबल मॉलिक्यूल बना देंगे। अब देखिए, एक पदार्थ सोडियम, दूसरे पदार्थ क्लोरीन, एक सब्सटेंस सोडियम, दूसरे सब्सटेंस क्लोरीन, ये दोनों मिल करके यहाँ पर बना देता है आपके पास क्या चीज़, 2NaCl, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड क्लोरीन प्रोडक्ट साइड में क्या चीज में बदल जाता है, क्लोराइड। अब देखिए, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल कॉम्बिनेशन जो है इसका रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन के जो परिभाषा होते हैं, डिफिनेशन होते हैं, उससे इसका डिफिनेशन क्या होता है, मिलता जुलता है। और इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ही होता है संयोजन अभिक्रिया, यानी कि व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ ईच अदर, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड, दैट इज नोन एज केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्न पदार्थ आपके पास अणु हो, परमाणु हो, आयन हो, यौगिक हो, आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। वही चीज यहाँ पर बताया गया शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि 10th क्लास में ये सब चीज बड़ी बढ़िया से बता दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या चीज आया, केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू वेरियस लॉ, दिस लॉ द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि केमिकल रासायनिक अभिक्रिया जिसके अनुसार काम करता है, रासायनिक अभिक्रिया जिन पदार्थों के कारण नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। यानी रासायनिक संयोजन का नियम है कि जब एक पदार्थ हो, कोई उसके साथ दूसरा पदार्थ उसके साथ में आता है तो रिएक्शन करके एक तीसरा पदार्थ का निर्माण कर देता है, और कहा जाता है कि वो एक प्रकार का केमिकल कॉम्बिनेशन है। समझ गए? जैसे मान लिया जाए कि देखिए, कहा जाता है कि एक लड़का था, समझ गए? अब देखा लड़का लड़की के मैटर पति से दम टाइट हो रही है, समझ गया कि अब तो दम बढ़िया से सुनेंगे। अब एक लड़का था, एक लड़की भी थी। अब कहा जाता है कि लड़की को देखने के लिए लड़का बार बार जा रहा था, या लड़का को देखने के लिए लड़की बार बार आ रही थी, मतलब बहुत अलग अलग घर से। लेकिन सब लड़की लोग को क्या कर रहा था, रिजेक्ट कर दे रहा था। लड़का क्या कर रहा था, रिजेक्ट कर रहा था। क्यों ऐसा कर रहा था, रिजेक्ट कर रहा था भाई? क्योंकि वो जान रहा था कि जो हम एटम हैं वो हमारे लायक वो एटम नहीं है। यानी हम उसके साथ अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो एक स्टेबल कंपाउंड का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो एक एटम होता है जो दूसरे एटम के साथ तभी मतलब ये कंबाइंड होना चाहता है जब ये देखता है कि इसके साथ हम क्या हैं, अस्टेबल हो जाएंगे। तो अस्टेबल होने के लिए एक लड़का जब एक दूसरे लड़की के साथ शादी की बात चलती है, उससे शादी कर लेता है, तो एक पदार्थ कोई हमारा लड़का है और दूसरा पदार्थ कोई हमारी लड़की है। ये दोनों आपस में विक्रिया करेंगे तो एक नया पदार्थ का निर्माण होगा ना जी। उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, या तो फिर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं, या तो फिर हम लोग कह सकते हैं क्या चीज, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसे हम शादी के रूप देते हैं। शादी के रूप देते हैं ना, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वहां पर क्या हो जाता है, शादी हो जाता है। तो शादी एक प्रकार का क्या चीज हो गया, आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया। इसमें एक पदार्थ कोई दूसरे पदार्थ के साथ रिएक्शन करके तीसरा पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि जो पदार्थ बनता है ये दोनों का गुण उसमें प्रेजेंट रहता है, माँ या बाप दोनों का। चलिए अब देखिए, कहा जाता है कि लेवोजियर साहब बहुत ही तेज व्यक्ति था, बहुत ही माइंडेड इंसान था। उसने कहा जब 1890 यानी 89 की बात है, 90-89 की बात है, तो उस समय क्या किया गया, 1890-89 में 90 या 89 ऐसा ही कुछ डेट है, ठीक है, 1889 या 1890। अब देखिए, सॉरी 1700 बाबू, 1789 या 1700, उस समय 1700 ईस्वी चल रहा। अब देखिए, उस समय की बात है कि लेवोजियर साहब ने देखा
कि अलग अलग ढंग से अलग अलग पदार्थ का निर्माण हो रहे हैं। किसी किसी में ऐसा चीज देखता है कि जैसे हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस है कि जिसमें कोई चीज को हम डालें, एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ रिएक्शन करवाएं तो जस के तस बन गया, जितना ग्राम में इधर डाले थे उतना ही ग्राम में उधर प्रेजेंट है, समझ गए। तो कहा भैया ये तो रिएक्शन हमको समझ में आता है कि इसमें जो द्रव्यमान था उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए इसको हम लॉ ऑफ क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलेंगे, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें द्रव्यमान का नष्ट नहीं होता है, माने जितना मान लीजिए कि 50 ग्राम पानी लिए, 20 ग्राम हम नमक मान लीजिए कि कोई और केमिकल डाले, तेल डाले, 20 ग्राम तेल डाले, इसको मिक्स किए, तो मिक्स करने के बाद वहां पे 20 ग्राम तेल और 50 ग्राम आपके पास क्या चीज, पानी अवेलेबल है, यानी कि टोटल उसका अमाउंट कितना हो गया, 70 ग्राम अवेलेबल है। कहा कि चलो ठीक है। जब कुछ रिएक्शन ऑफ करके देखता है तो कहता है अरे भाई मान लो कि 1 लीटर पानी डाले, 1 लीटर पानी में वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि 500 ग्राम या 300 ग्राम हम क्या कर रहे हैं, चीनी या नमक डाल रहे हैं, समझ गए। तो 500 ग्राम चीनी नमक डाल रहे हैं तो 500 ग्राम चीनी नमक हमको तुरंत उतना के उतना नहीं प्राप्त हो जा रहा है, उसमें कुछ कमी आ जाती है। तो ये अलग अलग नियम पर अलग अलग रिएक्शन काम कर रहे थे। लेकिन 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या चीज, कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करने के उपरांत क्या करता है, एक नया पदार्थ बना देता है। लेकिन 11th क्लास में क्या पढ़ना है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहे हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रहे हैं, अलग अलग स्टेज में हो रहा है। किसी चीज में डाल रहे हैं तो कोई चीज पूरा का पूरा बच जा रहा है, उसको कुछ दूसरा अभिक्रिया कहते हैं, वो उसमें कोई दूसरा नियम लगता है। कुछ पदार्थ ऐसा होता है कि किसी पानी में अगर 300 ग्राम नमक डालें, उसको बाद में पानी को इवोपरेट करके हटा देते हैं तो नमक हमको 200 ग्राम प्राप्त हो रहा है, उसमें 100 ग्राम नमक गया तो गया कहाँ भाई, समझ गए। यानी इस प्रकार से अलग अलग कुछ हमारे पास क्या होने लगे, अलग अलग नियम के कारण रासायनिक अभिक्रिया तैयार होने लगे। अब यहाँ पर जो आपके पास आता है केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन का नियम का प्रकार, यानी कि केमिकल को एक दूसरे से कंबाइंड करने का इतना सारा नियम बनाया गया, 5-6 नियम बनाए गए, जिसके कारण पता चला कि हमारा केमिकल रिएक्शन ऐसे ऐसे कार्य करता है। अब देखिए, जैसे आप पढ़े हैं कि किसी भी पदार्थ को अगर हम हीट देते हैं, किसी भी पदार्थ को हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो वो टूट जाता है। वो क्या होता है, टूट जाता है। अब बताइए कि जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास चीनी है, C12H22O11 होता है। अब C12H22O11 चीनी का सूत्र है, पानी में डाल के उसको ऐसे हीट कर दिए तो क्या हो गया, चीनी पूरा अणु क्या हो जाता है, चीनी और पानी का अणु टूट करके एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं। लेकिन अब देखा गया कि भैया एक हमारे पास कपूर है, उसको जैसे ही हीट देते हैं तो बताइए उसका तो अंश गायब हो जाता है, हवा में विलीन हो जाता है। तो इसका क्या नियम होगा, ये भी तो एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया ही है। जितना मान लीजिए कि 10 ग्राम का एक कपूर है सपोज डेट, अब 10 ग्राम का हमारे पास एक कपूर है, रासायनिक पदार्थ कपूर भी होता है, उसको जैसे ही हम हीट दिए वो क्या हो गया, तुरंत गायब हो गया बाजार से, समझ गए, यानी कि तुरंत इन्वायरमेंट में क्या हो गया, विलीन हो गया। तो इसमें कौन सा अभिक्रिया काम कर रहा है, तो ये सभी चीज के बारे में बताया गया किसके अनुसार, ये लेवोजियर के अनुसार। और कहा गया कि टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि रासायनिक संयोजन का नियम का प्रकार, यानी कि रासायनिक पदार्थों को हम किन किन अभिक्रिया की किस किस नियम के अनुसार इसको हम मिला सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ गए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, कंबाइनिंग गैसियस वॉल्यूम, यानी कि गैलुसक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये हमारे पास 5-6 नियम ऐसे बनाए गए थे जिसके अनुसार बताया गया कि केमिकल को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइंड कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट, ये फर्स्ट नंबर लिख करके डैश मारिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि इसका मतलब आप समझिए, कंजर्वेशन ऑफ मास कहने का मतलब होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे आप लोग देखो पीछे से रिलेट करके ही चलते पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको सब पीछे वाला चीज ही यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। 9th-10th क्लास में पढ़ाया गया होगा या फिजिक्स में आप लोग को बताया गया होगा 11th क्लास में कि ऊर्जा जो एक ऐसा चीज होता है
जिसको हम ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। समझ गए? यानी कि ऊर्जा जो है एक प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूप में जाना जाता है। तो उसी प्रकार से आपके पास होता है क्या चीज? कंजर्वेशन ऑफ मास। वजन को बस हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, एक दूसरे रूप में बदल सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं कर सकते, एकदम खत्म नहीं कर सकते। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम ये बताता है कि अगर मान लिया जाए कि अगर कोई हमारे पास ऐसा रिएक्शन हो जिस रिएक्शन में इधर मान लिया जाए अभिकारक के तरफ कि 50 ग्राम पानी और 100 ग्राम चीनी, सपोज डेट, या 100 ग्राम पानी 50 ग्राम चीनी मिलाएंगे तो कितना इधर क्वांटिटी हम मिला रहे हैं? 150 ग्राम। या सपोज डेट ऐसे मान लो कि 100 ग्राम हमारे पास क्या चीज है? पानी है। 100 ग्राम हमारे पास क्या चीज है? पानी है। और 150 ग्राम क्या चीज है? दूध है। अब 150 ग्राम दूध और 100 ग्राम क्या चीज है? पानी। टोटल वजन कितना हो गया? 250 ग्राम। अब दोनों मिलेगा तो मिल करके बताइए कि कितना ग्राम टोटल रहेगा? 250 ग्राम ही रहेंगे कि 500 ग्राम हो जाएगा? नहीं, 250 ग्राम। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर आपका यही चीज है कि कंजर्वेशन ऑफ मास हमें यही चीज सिखाता है कि रिएक्शन में अभिकारक के तरफ जितना पदार्थ का भार उपस्थित होता है उतना ही प्रतिफल के तरफ आपके पास जो पदार्थ होते हैं उसका भी भार उपस्थित होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इधर मान लो कि अभिकारक के तरफ 250 ग्राम था और प्रोडक्ट बनाएगा जाकर के 100 ग्राम या 150 ग्राम। अगर इधर आप 100 ग्राम दूध, 100 ग्राम पानी है और 150 ग्राम दूध है तो मिल करके एक नया पदार्थ दूध क्वांटिटी वाला बनाएगा कितना? 250 ग्राम। तो 250 ग्राम प्रतिफल के तरफ भी होगा और 250 ग्राम इधर भी होगा, रिएक्टेंट के तरफ भी होगा। अब कहा जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये किस वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था? तो देखिए, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये कहा जाता है कि 1789 ईस्वी में लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने इसे बताया था। लेवोजियर का पूरा नाम एंटोन लेवोजियर है। अब कहा जाता है कि केमिस्ट्री का पिता भी किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। लेवोजियर साहब ने केमिकल रिएक्शन को समझाने के लिए यहाँ पर एक नियम बनाए प्रतिपादन किए जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? लेवोजियर साहब। और कब खोज किया था? 1789 में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इज नोन एज इंडिस्ट्रीबिलिटी ऑफ द मैटर। यानी कि आपके पास द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ये अटूट योग पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है कि जिसे हम क्या कर सकते हैं? तोड़ नहीं सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं। फिर कहा जाता है कि इस नियम में इन दिस लॉ इन्फॉर्म टू मी या दैट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू डेट ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब कि इस नियम से पता चलता है कि अभिकारक तथा प्रतिफल के तरफ द्रव्यमान हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अभिकारक के तरफ भी उतना ही होगा और प्रतिफल के तरफ भी उतना ही होगा। जैसे मान लो कि हमारा वजन है भैया 60 किलो अप्रॉक्स और हमार मलकिनी के वजन कितना? 40 किलो। अब 60 किलो और मलकिनी के वजन कितना? 40 किलो। हम दोनों मान लो कि अपना घर पे हैं तो वजन दोनों का कितना जोड़ा गया? 100 किलो टोटल। मास्टरवा मास्टरनिया के किलो? 100 किलो। सपोज डेट मान लो कि अब हम चल गए ससुराल। कहाँ चल गए? ससुराल। अब ससुराल गए तो बताइए कि वहाँ वजन हम अपन घटा लेंगे कि उतने रहेगा? उतने न रहेगा जी। यानी कि वहाँ भी जाएंगे। जब रिएक्टेंट के तरफ अपना घर में थे तो यहाँ पर भी 60 किलो के हम थे, हमर मलकिनिया के किलो के? 40 किलो के। तो 60 है 40, 100 किलो रिएक्टेंट के तरफ। अब यहाँ से लाइन मारे मन कैसे गए एरो मार के,
अब एकदम डायरेक्ट गए कहाँ, ससुरारी। अब ससुरारी गए तो वहां पर भी क्या हो रहा है कि वजन हमारा 60 किलो और हमर वाली के 40 किलो, 60 और 40 कितना है 100 किलो। तो रिएक्टेंट के तरफ और प्रोडक्ट के तरफ हमेशा मान क्या होता है, बराबर होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल मास ऑफ मैटर। इस नियम के अनुसार आप पदार्थ का ना वजन तो आप बढ़ा सकते हैं, नहीं वजन आप क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। समझ गए। मान लो कि हमरा एकदम ससुराल वाला गांव में सास हल्ला कर दिए कि हमार जो अथी है कुछ बोलते हैं जी, दामाद, उसका वजन 60 किलो है। अब मान लो कि जाएंगे एकदम ऐसे एक बिकिया लेखा, समझ गए, एकदम सुगंधी बन के, तो कहेगा आय मैया ये तो बुढ़िया कही थी कि हमर दमदा के वजन 60 किलो है, 30 किलो के है, ये है। समझ गया। तो हाँ बदल गया। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि रिएक्टेंट के तरफ 60 किलो और प्रोडक्ट के तरफ 30 किलो हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, बदलने ही नहीं देगा। अब देखिए, मैटर कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। पदार्थ को न हम उत्पन्न कर सकते हैं और न पदार्थ को हम नष्ट कर सकते हैं। समझ गए। यानी इसका कहने का मतलब क्या चीज है कि पदार्थ को यहाँ पर एनर्जी से जोड़ करके देखा गया है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। यानी कि ऊर्जा को हम ना बना सकते हैं और ऊर्जा को ना हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन रियली में ऐसा होता नहीं है। ऊर्जा बनाने के लिए भी हम लोग, शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए क्या करते हैं, खाना पीना खाते हैं ना जी, तब ऊर्जा बनता है। मान लो कि ऐसी 10-15 दिन तक सूतल पड़ल है तो बनेगा एनर्जी, लगेगा कि आप तरीके मर जाएगा आदमी, ऐसी भूखाइल है। समझ गया, मरेगा नहीं। तो अब देखिए, आइस इज नो हीटेड जनरली इज मेल्ट इनटू वाटर। यानी यहाँ पर बताया है कि अगर आपके पास बर्फ है और इस बर्फ को आप हीट देते हैं तो ये देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में बताया गया, आपके पास शांति सुना, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से बात किया जाता है। आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन में कितना चीज उपस्थित होते हैं, 2 चीज, रिएक्टेंट और क्या चीज, प्रोडक्ट। हल्ला फिर कर रहा है। अब देखिए, जिसको हम कहते हैं प्रतिकारक या अभिकारक, और प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, प्रतिफल। अगर मान लिया जाए कि इधर आपके पास वजन एक पदार्थ का, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पे हम दूध रखे हुए हैं और पानी रखे हुए हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या चीज, दूध पानी, दूध वाला पानी। अब समझिए, दूध मान लो कि यहाँ पर हमारे पास 200 ग्राम था, पानी इसमें हम कितना ग्राम मिलाए, 100 ग्राम। तो रिएक्टेंट के तरफ 200 ग्राम पानी और 200 ग्राम दूध, और रिएक्टेंट के तरफ पानी कितना, 100 ग्राम। यही चीज को इधर आपके पास कह दिया गया कि दूध में पानी हम 100 ग्राम मिलाए हैं, तो टोटल इधर आपका वजन कितना हो चुका है, दूध प्लस पानी का 300 ग्राम हो चुका है। तो यही चीज बताता है कि 300 ग्राम इधर हमारा मटेरियल तैयार हुआ, तो 300 ग्राम मटेरियल में जितना इधर आपका दूध का क्षमता था कि 200 ग्राम दूध होगा और 100 ग्राम आपका पानी होगा, ये जस के तस इधर इतना ही के रूप में रहेगा। समझ गए। इधर आपका ऐसा नहीं है कि 200 ग्राम दूध के जगह पे आपका 300 ग्राम दूध हो जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। जितना आपका अभिकारक के तरफ रहता है कंपोनेंट, उतना ही कंपोनेंट आपका किधर रहेगा, इधर प्रतिफल के तरफ। एग्जाम्पल में लिखो इसको, मान लिया जाए कि हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन है। यहाँ पर एक नया पदार्थ बनाया, क्या चीज, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का वजन कितना होता है, 23 ग्राम। क्लोरीन का वजन कितना होता है, 35 ग्राम। अब बताइए, 35 ग्राम और यहाँ पर 23 ग्राम, ये दोनों को मिलाएंगे तो कितना ग्राम अवेलेबल है, 58 ग्राम। 5 3 8 3 2 5 58 ग्राम न रे। अब बताइए, 58 ग्राम है,
तो NaCl का टोटल वजन कितना आ जाएगा 58 ग्राम, जिसमें 58 ग्राम में कह रहा है कि 23 ग्राम हमारा सोडियम है और हमारा 35 ग्राम क्या चीज है, क्लोरीन है। 35 ग्राम क्या चीज, क्लोरीन। तो बताइए रिएक्टेंट के तरफ भी इतना ही था और प्रोडक्ट के तरफ भी इतना ही बना। यही हमारा बताता है क्या चीज, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास और चर्चा करेंगे, टॉपिक अभी और चलेगा, समझ गए। इसमें अभी 3-4 न्यूमेरिकल करवाएंगे, उसके बाद ही खत्म करेंगे टॉपिक।